आपको दिखा सकते हैं यहाँ पर कई सुबह से आए हुए मरीज यहाँ पर एकत्रित हैं, जिनको डॉक्टरों ने अभी तक देखा नहीं और उनकी परेशानी वो आखिर किससे बयां करें। उनका ये कहना है कि हम दूर दराज से आए हुए हैं, सुबह से यहाँ पर बैठे हुए हैं, मगर डॉक्टरों की कमी के चलते उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो अभी तक हड़ताल पर है और सरकार ने उनको कार्यमुक्त कर दिया है। ऐसे में सरकार ने हालांकि 250 डॉक्टर को ज्वाइन करने के आदेश दिए हैं, मगर अभी उनमें से पूरे डॉक्टर ने ये ज्वाइन नहीं किया, जिसके चलते यहाँ पर मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अब देखना ये है कि सरकार कब तक इन 250 डॉक्टरों को पूरी तरह से पोस्टिंग दे पाती है या फिर मरीजों को इसी तरह से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन नरेंद्र शर्मा के साथ भारत दीक्षित, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। फिर देश में सरकारी अस्पताल बदहाल स्थिति में पड़े हुए हैं। जहाँ तक बात करें भरतपुर के जलालवीएम अस्पताल की, जो कि भरतपुर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है, लेकिन सुविधाओं में और संसाधनों में यहाँ बिल्कुल ही अभाव देखने को मिलता है। जहाँ तक सरकारी सुविधाओं का और जो संसाधनों का अभाव है, जो मरीजों के लिए जो सुविधाएं देनी चाहिए वो यहाँ उपलब्ध नहीं है। गर्मी का आलम है, कूलर, पंखे और बेड सीट नहीं है, और जहाँ तक गंदगी का भी आलम है। जो मरीजों के परिजनों का ये भी कहना है कि जो डॉक्टरों का व्यवहार है वो भी रूखा देखने को मिलता है। साथ ही जो संसाधन है, मरीजों के जो इलाज के लिए संसाधन उपयोग में लिए जाते हैं, उनका भी अभाव देखने को मिलता है। कुछ मरीजों के यहाँ उपलब्ध है, उनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या लगता है भरत, या क्या स्थिति है अस्पताल की स्थिति सही नहीं है, दवाई पूरी नहीं मिलती है और देखभाल भी ढंग से नहीं होती है। डॉक्टरों का कैसा व्यवहार है? डॉक्टर भी पर्चा लिख देते हैं कि बाहर से ले लेना बस, और कुछ बातें नहीं करते हैं ज़्यादा। कुल मिला के कहा जा सकता है कि भरतपुर का सबसे बड़ा अस्पताल जरूर है, लेकिन जिस तरह से मरीजों के परिजनों का कहना है कि यहाँ की स्थिति बहुत ही ज़्यादा। दो दर्शक हैं, अतुल शर्मा जी जयपुर से और बीकानेर से जाकिर साहब है। नमस्कार अतुल जी। नमस्कार भाई साहब। बताएं। भाई साहब, मैं तो सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, मेरी समझ में नहीं आता कि ये सरकार जो है संवाद से क्यों बचना चाहती है। चाहे मामला वो दिव्यांगों का हो, चाहे वो संविदा कर्मियों का हो, चाहे वो रेजिडेंट डॉक्टर्स का हो, ये सरकार के अंदर, ये इस सरकार में संवाद जो है, ये सरकार संवाद नहीं करना चाहती है क्या। और मैं चलिए, संवाद पर ही स्थिति फिर से आकर टिक गई है। जाकिर साहब, आप क्या कहेंगे? नमस्कार। नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, मैं डॉक्टर साहब से सवाल पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर आकाश जी से, कि इसमें हमारी जनता क्यों मरती है। भाई आप सपोज जो आपको तनख्वाह गवर्नमेंट दे रही है, और दूसरी बात है कि हॉस्पिटल में अच्छे से कोई भी डॉक्टर देखता नहीं है, वो बोलता है घर पे जाते हैं तो सीनियर डॉक्टर 200-250 रुपए लेता है और जूनियर डॉक्टर लेता है 150 रुपए फीस, ये फिक्स है। तो आपको वहाँ से तनख्वाह मिलती है कम से कम 15 से 20 लेबर जो पेशेंट आप घर पे देख लेते तो आपकी मजदूरी होती है, और सरकार आपको पैसा देती है, और सरकार और आपके झगड़े के अंदर जनता मरती है। हॉस्पिटल में अभी कल परसों की बात टीवी पे एक बताया था, एक पेशेंट एडमिट हुआ था, नर्स और डॉक्टर रात को सो रहे थे, पूरी रात नींद निकाली उन्होंने जम के, और पेशेंट पूरी रात कम से कम 6 घंटे तड़पा है। तो ये चलिए, आकाश जी से ही जवाब लेते हुए इस चर्चा में आगे बढ़ना चाहूंगा। जवाबदेही किसकी है? आप तो जवाबदेह हैं, सरकार नहीं है, तो आप ये मान लीजिए। ऐसा है कि रेजिडेंट डॉक्टर सभी छात्र हैं, छात्रों की जवाबदेही निश्चित नहीं की जा सकती इस मामले में कि साहब आप अस्पताल चलाओ। अस्पताल चलाना वरिष्ठ चिकित्सकों का काम है, हम वहाँ पे छात्र हैं, हम उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं और उसके साथ साथ अपनी लर्निंग कर सकते हैं। फिर भी अपनी जिम्मेदारी प्लस जिम्मेदारी के अलावा जिन लोगों ने हमें फोन किया है उनसे व्यक्तिगत जुड़ाव के कारण हमने रेजिडेंट डॉक्टर ने, क्या आपने कभी सुना कि किसी ने अपनी स्ट्राइक में ब्लड डोनेशन कैंप लगा के 507 लोगों ने एक साथ ब्लड डोनेट किया? यह आज की सच्चाई है। आज हम 507 रेजिडेंट्स ने ब्लड डोनेट किया, कल 1000 पौधे लगाएंगे, परसों हम स्वच्छता अभियान चलाएंगे। लेकिन तो इससे क्या मरीज की स्थिति सुधर जाएगी? मैं मरीज की स्थिति पर फिक्र करना चाहूंगा। यहाँ पर स्थिति के लिए पैरेलल ओपीडी चलाया है और टीम्स बना के अलग अलग इलाकों में जागरूकता अभियान चला रहे हैं और मरीजों को एक बात ऑफ द जो कैम है वो बात हो रही थी, लेकिन मैं उसको लेकर आना चाहूंगा। सरकार संवादहीन है, तो क्या आप लोग पहल कर सकते हैं इस मामले में? बिल्कुल, देखिए हम लोग हमेशा से पहल करते आए हैं और जो वरिष्ठ जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं हम तो 9 महीने से पहल कर ही रहे हैं। आज भी सरकार, जैसा कि खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा, प्रधानमंत्री जी हमेशा एक चीज कहते आए हैं कि साहब गोली बंदूक की आवाज के बीच वार्ता नहीं हो सकती। तो साहब इसी चीज को मैं लाना चाहूंगा कि निष्कासन के आदेश और हड़ताल के बीच आपको साहब ये है, कार्य बहिष्कार के बीच के साहब निष्कासन के आदेश और हॉस्टल से निकाल दिए जाना, पुलिस से लाठीचार्ज कराना, समानांतर ओपीडी जो एक अहिंसात्मक तरीके से हम मरीजों को बेनिफिट पहुंचाना चाह रहे हैं। सुशीला सुब्बा साहब, क्या सरकार का ये रुख सही है? इससे बात बन सकती है या फिर कहीं कमजोरियां हैं अभी? देखिए, संवादहीनता जब रहेगी, चाहे वो रेजिडेंट डॉक्टरों में हो, दिव्यांगों के साथ हो, विद्यार्थी मित्रों के साथ हो, सब पे लाठीचार्ज ही हो रहा है,
इनके साथ लाठीचार्ज से भी बदतर स्थिति ये हो गई कि इनको टर्मिनेट कर दिया। आपको एक विचित्र बात बताऊं, जो मेडिकल ऑफिसर्स की से छुट्टी लेकर के जो इनके पीजी करने आए हुए, उनकी वो नौकरियां शायद इन्होंने टर्मिनेट कर दी वो कर नहीं सकते, उसमें भी नियम है। तो असल में सरकार को नियम ही नहीं पता। मेरा ये कहना है दमनकारी सोच रखने की बजाय बड़प्पन दिखाते हुए बुलाना चाहिए, बैठाना चाहिए। और इसमें मैं फिर कह रहा हूँ, रिपीट तीसरी बार, कि गवर्नर का जो फार्मूला है वही अल्टीमेटली मान्य होगा। क्यों कि अन्य राज्यों में क्या व्यवस्था, एक लड़के ने कोई समझौता कर लिया, कांग्रेस बीजेपी का प्रश्न नहीं है, एक राघवेंद्र चौधरी ने एक समझौता कर लिया, वो बीजेपी गवर्नमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन हो गया क्या बात कर रहे हो आप? लक्ष्मीकांत जी जवाब देते हुए आपसे राय जानना चाहता हूं। आपने एक व्यक्ति के फैसले को कैसे मान लिया? अरे भाई, आपने एक व्यक्ति के फैसले को कैसे मान लिया? अरे भाई आप समझिए, कैसे मान लिया? आप शांति रखिए। आप अगर एक मिनट बात सुनिए मेरी। आपने कांग्रेस ने जितने एक व्यक्ति के फैसले को कैसे मान लिया? भैया मुझे बोलने दीजिए। बार ये कह रहे हैं कि मैं ये कह रहा हूँ, आप समझिए, आपने एक व्यक्ति के फैसले को कैसे मान लिया? वो ये कह रहा, आप सरकार में थे, आप सरकार हो, आपने एक व्यक्ति के फैसले को कैसे मान लिया? वो जो व्यक्ति कह रहा था, आप कांग्रेस ने तो निःशुल्क दवा, ऐसा करिए, चिल्लाइए मत, संबित पात्रा मत बनिए आप, सरकार में रहते हुए संबित पात्रा मत बनिए। कैसे कर लिया? आप डबल स्टैंडर्ड कैसे रख सकते हैं? आप डबल स्टैंडर्ड कैसे रख सकते हैं? कांग्रेस, आपने समझौता किया और उसका माथा डाल रहे दूसरे पे। कांग्रेस के समझौते को आप कह रहे हैं। कांग्रेस ने तो निःशुल्क दवा शुरू की थी, वो मरीज कह रहा था मुझे निःशुल्क दवा नहीं मिलती। आप कांग्रेस के समझौते के पालन करने के लिए इतने लालायित हो रहे हैं जैसे कि वो संविधान संशोधन हो गया हो। क्या फर्क पड़ रहा है उसके अंदर? सुनिए, आपने जो किया ना उसका परिणाम ले लिया आपने। अरे हमारे परिणाम छोड़िए, ये राजस्थान की जनता भुगत रही है। जनता भुगत रही है क्या? जो आपके मैं संवादहीनता वाले सवाल पर आना चाहूंगा। सुशील जी और लक्ष्मीकांत जी, मैं संवादहीनता वाले सवाल पर आना चाहूंगा। संवादहीनता अगर कहीं पर है तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती की बात करें? 100% जिम्मेदारी थी सरकार। कहाँ जिम्मेदारी नजर आ रही है लक्ष्मीकांत जी? सरकार ने बुलाकर इनसे बात कर लो। सरकार जिसकी बार बार ये जिक्र कर रहे हैं राज्यपाल का फार्मूला, जिसकी बार बार ये जिक्र कर रहे हैं राज्यपाल का फार्मूला, उस पर मीटिंग कर लो। ये तो इनके प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठकर जिसका समझौता हो गया कि बाहर आपकी कॉपियां नहीं भेजी जाएंगी, यहाँ पर बुलाकर विद्यार्थियों को चेक करवाई जाएगी, चेक कराई जाएगी। सरकार का इनके साथ समझौता हो गया, उसके बावजूद ये स्ट्राइक पर चलेगा, इसका मतलब इनका मंशा ही नहीं है। अजमेर का हाल भी जानना चाहेंगे। सहयोगी प्रियंक ने वहां भी सूरत हाल को टटोलने की कोशिश की। राज्य में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल को आज तीसरा दिन बीत रहा है और आप देख सकते हैं हम इस वक्त खड़े हैं अजमेर के संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में। ये अस्पताल है जहां पर 4 जिलों के मरीज यहां पर आते हैं, लेकिन अस्पताल के बाहर आप देख सकते हैं ये कैजुअल्टी का मुख्य द्वार है जहां पर हमेशा चहल पहल रहती थी, मरीजों का आना जाना लगा रहता था, लेकिन यहाँ पर मरीज नहीं आ रहे हैं। ओपीडी में हालांकि चिकित्सक यहाँ पर देख रहे हैं, चिकित्सा व्यवस्था चरमराए नहीं, इसके लिए राज्य सरकार ने यहाँ पर कुछ मेडिकल ऑफिसर्स भी लगाए हैं, लेकिन यहाँ पर जो चिकित्सा व्यवस्था लोगों को मिलनी चाहिए वो यहाँ पर मिल नहीं रही है। और ये हालात है कि चिकित्सा व्यवस्था मिलनी चाहिए लेकिन चिकित्सा व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। ऐसे में बाकलीवाल जी आपसे जानना चाहूंगा, जिम्मेदारी किसकी मानूं? मैं लगातार इस बात का सवाल करता आया हूं, यहाँ मरीज परेशान है, सरकार और डॉक्टर दोनों बराबर के जिम्मेदार होने चाहिए। पहले किसको आगे आना चाहिए? दोनों, पहले सरकार को भी आना चाहिए कि इस तरह काम करें कि काम भी हो जाए, न तो मरीजों को परेशानी नहीं हो, और रेजिडेंट डॉक्टर्स को भी चाहिए कि वो मरीजों के लिए काम करें ताकि उनको मरीजों को दिक्कत नहीं हो। स्ट्राइक अपनी स्ट्राइक चलती है लेकिन स्ट्राइक न करें तो ज़्यादा अच्छा है। जहाँ तक वैकल्पिक व्यवस्था की बात है, मैं बिल्कुल इस चीज़ से तैयार हूँ कि हड़ताल कोई भी किसी भी स्तर पर सही नहीं मानता है और ये केवल और केवल मजबूरी में लिया गया फैसला है। दूसरी चीज़, जहाँ वैकल्पिक व्यवस्था की सरकार बात करती है, वैकल्पिक व्यवस्था में सरकार ने 1200 मेडिकल ऑफिसर्स को लगाने की बात कही। 1200 में से 400-500 तो वही रेजिडेंट डॉक्टर हैं जिन्होंने मेडिकल ऑफिसर की परीक्षा दी थी, ठीक है, तो वो तो पहले ही अपना बिल्कुल रेजिग्नेशन दे चुके हैं। आप कहना चाह रहे हैं कि सरकार बता रही है वैसी स्थिति है? मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। दूसरी चीज, ब्रेक का कॉल है डॉक्टर आक्रोश में आ रहा हूं आपके पास में, दोनों का रुख जानूंगा ब्रेक के उस पर। सरकार और डॉक्टर दोनों ही जिम्मेदार हैं क्योंकि डॉक्टर समय पर नहीं आते हैं और टाइम से पहले वक्त जाते हैं और नहीं मरीजों की देखभाल करते हैं और किसी की सुनते भी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा बदहाली का शिकार है। यहाँ पर ना तो मरीजों के लिए कोई संसाधन है, ना उनके लिए कोई सुविधा है, ना ही तो मरीजों के लिए कोई भी अस्पतालों में ये सुविधा है, जैसे ये सफाई के है, कूलर है, पंखे हैं, ना कोई उनका ये है ना बेड है। हमेशा अस्पतालों में गंदगी